हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार बिहार 12th बोर्ड फिजिक्स परीक्षा 2019 बीएससीबी के मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि हिंदी माध्यम में होगा। अंग्रेजी माध्यम में अगले वीडियो में मैं 2019 के मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उसके अलावा 2020 के मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। किसी भी बोर्ड की परीक्षा में किसी भी विषय में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न बाद के वर्षों में भी उनमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा किसी भी बोर्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी किसी दूसरे बोर्ड में भी पूछा जाता है। यह नहीं कि बिहार बोर्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो केवल बिहार बोर्ड में ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए सभी स्टेट्स बोर्ड के स्टूडेंट्स इसकी तैयारी, इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। सभी बोर्ड्स के लिए ही ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न समान रूप से इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो को शुरू किया जाए। खंड अ सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। बिहार 12th बोर्ड भौतिकी परीक्षा 2019 बीएससीबी बोर्ड, और मैं मेरे पास सेट ई है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उत्तर सहित। लेकिन किसी भी सेट में किसी भी स्टेट बोर्ड्स की परीक्षा में कई सेट्स होते हैं या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में भी, लेकिन सभी सेट्स में प्रश्न समान होते हैं, अलग अलग प्रश्न नहीं होते हैं। केवल उनका क्वेश्चन नंबर केवल अलग अलग होता है। प्रश्न संख्या 1 से 35 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या, तार के फेरों लपेटों की संख्या क्रमशः N1 एवं N2 फेरे हैं, N2 हों, अर्थात प्राथमिक कुंडली में ट्रांसफार्मर के ऊंचाई ट्रांसफार्मर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या N1 है तथा द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या N2 है, तो चयन करना है कौन सही उत्तर होगा, कौन विकल्प सही होगा। ए है N1 इज ग्रेटर देन N2, बी N2 इज ग्रेटर देन N1, सी N1 इज बराबर N2, डी N1 इक्वल टू 0। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या 0 है, विकल्प डी में दिया है। इसमें सही विकल्प होगा, चूंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में उसके द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या से अधिक होती है, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही है, N2 इज ग्रेटर देन N1। और इस विकल्प को ओएमआर शीट में जो परीक्षा में प्रोवाइड दिए जाते हैं, तो उसको ब्लू या ब्लैक पेन से उसके सर्किल को, जैसे विकल्प बी सही है तो विकल्प बी के वृत्त को पूर्णतः रंगना होता है, भरना होता है, उसका कोई पार्ट अधूरा न छूट जाए, यह ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ओएमआर शीट में विकल्प बी सही है इसमें, तो बी को ब्लू या ब्लैक पेन से कलर करना होगा, पूर्णतः रंगना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है
विकल्प ए है बी वेक्टर के समानांतर, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है। ऑप्शन बी है, विकल्प बी है ई वेक्टर, मतलब विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर संकेत से सूचित किया जाता है, के समानांतर। सी बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समानांतर, सी बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समानांतर, तथा डी विकल्प है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। सही उत्तर यही होगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। विकल्प डी इसमें सही है। बी क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के समानांतर नहीं हो सकता है, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की दिशा बी वेक्टर तथा ई वेक्टर के तल के लंबवत, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा के विपरीत होगी, इसलिए सही उत्तर होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र ई वेक्टर दोनों का सदिश गुणन की दिशा में होती है, जो कि दोनों के तल के लंबवत होता है। मतलब ई वेक्टर के भी तल के लंबवत तथा बी वेक्टर के तल के लंबवत। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल लेंस जिसका अपर्तनांक n = 1.5 है को पानी जिसका अपर्तनांक n = 1.33 में डुबाया जाता है, तब वह व्यवहार करता है। ए उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अंग्रेजी में। बी अपसारी लेंस अवतल लेंस की तरह। सी प्रिज्म की तरह। डी अवतल दर्पण की तरह। तो इसमें सही विकल्प होगा उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन विकल्प ए सही है। इसे OMR शीट में ब्लू या ब्लैक पेन से पूरा भरना होगा, उस वृत्त को, या रंगना होगा। जब किसी उत्तल लेंस को उत्तल लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक, उत्तल लेंस कांच का बना है, तो उसके कांच का अपर्तनांक से अगर कम अपर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब किसी उत्तल लेंस को अपने से अधिक, मतलब उत्तल लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक से अधिक अपर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाएगा तो वह अवतल लेंस या अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। यहाँ चूँकि उत्तल लेंस अपर्तनांक 1.5 है, वो पानी में डुबाया गया है जिसका अपर्तनांक 1.33 है, तो उत्तल लेंस के पदार्थ कांच का अपर्तनांक पानी के अपर्तनांक से अधिक है, तो इसलिए उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर वह उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर किसी उत्तल लेंस जिसका अपर्तनांक n = 1.5 है को उस द्रव में डुबाया जाए जिसका अपर्तनांक 1.6 है, n = 1.6, तो सपोज किया जाए बेंजीन है, तो उसमें अगर डुबाया जाएगा तो वह उत्तल लेंस व्यवहार करेगा अवतल लेंस के समान। और इसको हम, चूँकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस सूत्र 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2 सूत्र का उपयोग कर हवा में फोकस दूरी लेंस की तथा जल में डुबाने पर फोकस दूरी दोनों का रेशियो लेकर के हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि जल में डुबाने पर भी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ही रहेगी, जांचा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, लैम्डा तरंग लंबाई वाले या तरंग दैर्ध्य वाले वेवलेंथ वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। विकल्प ए hc लैम्डा, बी hc बाई लैम्डा, सी h λ/c, डी λ/hc। इसमें विकल्प बी सही है। लैम्डा तरंग लंबाई वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc बाई लैम्डा। अगर न्यू आवृत्ति वाले फोटोन, अगर तरंग लंबाई की जगह आवृत्ति होता तो न्यू आवृत्ति वाले फोटोन की ऊर्जा होती E = hν और न्यू = c बाई लैम्डा। इसलिए सही विकल्प है hc बाई लैम्डा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे प्रायः स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 5, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि का मतलब अमाउंट, उसका परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। ए औसत आयु, विकल्प बी अर्धायु, विकल्प सी आवर्तकाल, डी अपक्षय नियतांक। सही उत्तर होगा अर्धायु। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ का परिमाण, उसमें परमाणुओं की संख्या, प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या परिमाण की आधी हो जाती है, उस समय को अर्धायु या अर्धायु काल कहा जाता है, जिसे टी हाफ, कैपिटल टी दे करके सफिक्स में हाफ संकेत से सूचित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही उत्तर है अर्धायु, ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशेष प्रतिरोध। विकल्प ए है बढ़ता है, विकल्प बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी 0 हो जाता है। मतलब ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी इसे कहा जाता है। विशेष प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी।
तो अर्ध चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है, विकल्प बी सही है। वही चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन अर्ध चालक का की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटती है, विकल्प बी सही है। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, ऑप्शन विकल्प ए है 245 मीटर, विकल्प बी है 245 मीटर, विकल्प बी है 145 मीटर, विकल्प सी है 56 किलोमीटर, विकल्प डी है 112 किलोमीटर। तो इस विकल्प का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक सूत्र है प्रसारण, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की किसी जगह पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई, टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई जो है टीवी सेंटर पर, टेलीविज़न केंद्र पर, तो वह ऊंचाई दिया है h = 245 मीटर है। तो कितनी अधिकतम दूरी तक टावर से प्रसारण पहुँचेगा, तो उसके लिए सूत्र है d = कितनी दूरी तक पहुँचेगा, वह दूरी d है √2HR। 2HR = 2, h का मान कितना है, h का मान दिया है 245, टावर की ऊंचाई, प्रेषण टावर की ऊंचाई या प्रेषित टावर की ऊंचाई, ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई दिया है 245 मीटर, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, तो उसे लिखा जा सकता है 6.4 × 10⁶ मीटर। अब 10⁶ का तो स्क्वायर रूट वर्गमूल हो जाएगा 10⁻3, और इसे लिखा जा सकता है 6.4 को 64/10, तो उस सिचुएशन में 10 से 2 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 2 से कैंसिल हो करके, और फिर 2 से नीचे 10 कैंसिल 5 हो जाएगा, उस 5 से कैंसिल होकर के ये 245 कैंसिल होगा 5 से, तो 49 हो जाएगा, और डिसमल को तो इन्वॉल्व हो गया 64/10। तो अब हो गया, बचा कितना 49, अब कितना बचा, अब वर्गमूल के अंदर बचा, स्क्वायर रूट के अंदर बचा 49 × 64 × 10⁶, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का कितना होगा, 64 का 8, और 10⁶ का स्क्वायर रूट 10⁻3, दैट इज 8 × 7, दैट इज 56 × 10⁻3 मीटर, और 1 किलोमीटर = 10⁻3, 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो इसलिए 56 किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प है, इस प्रॉब्लम का, इस वस्तुनिष्ठ प्रॉब्लम का आंकिक प्रश्न का सही विकल्प होगा सी, 56 किलोमीटर, जिसको मैंने सूत्र d = जितनी दूरी तक प्रसारण पहुंच पाएगा वह √2HR, जहाँ h टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई है और r पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, जिसे लिखा जा सकता है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो इस फार्मूला के हेल्प से हमने प्राप्त किया प्रसारण कितनी दूरी तक पहुंचेगा, तो 56 किलोमीटर, 56 × 10⁻3 मीटर, दैट इज 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर आंसर। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी प्रायः पूछा जाता है, और यह संचार व्यवस्था चैप्टर 15 से रिलेटेड है, जो कि अब केवल राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में ही इस चैप्टर शामिल है। CBSE बोर्ड से की परीक्षा, CBSE बोर्ड के सिलेबस से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, विकल्प ए है 0 डिग्री, विकल्प बी है 45 डिग्री, विकल्प सी है 90 डिग्री तथा विकल्प डी 180 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान अधिकतम होता है और वह मान होता है 90 डिग्री, विकल्प सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर, 15 जिसे कैपिटल डी संकेत से सूचित किया जाता है, एवं +5 डायोप्टर है, को संपर्कित संयुक्त करने पर, सटा करके रखने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। इसके लिए भी एक फार्मूला है पावर के लिए, कंबाइंड पावर जो होगा दो अलग अलग लेंसों को जिनकी क्षमताएं दी हैं, P1 = -15D, P2 = +5D, तो इनको जोड़ने पर संयुक्त लेंस की संयुक्त क्षमता फोकस दूरी मालूम करना है, तो संयुक्त क्षमता हम निकाल लेंगे। P = P1 + P2, P1 + P2, P1 कितना है -15D, और प्लस P2 कितना है +5D, तो +5D -15D -10D, ये -10 डायोप्टर हो गया। दोनों लेंसों को संपर्कित करने पर, दोनों लेंसों को संपर्कित कर संपर्क सटा करके
एक साथ रखने पर, संयुक्त करने पर उसके संयोग की फोकस क्षमता कितनी हो जाएगी, -15D या +5D, दैट इज -10D। और उसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मालूम करना है तो फोकस दूरी का सूत्र होता है P=1/f, लेकिन उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी मीटर में होगी, तब लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। तो P=1/f, तो F P तो मालूम है हमको, -10D मालूम हो गया, तो F=1/P, तो F=1/P, दैट इज 1/-10 -10 पावर तो डायोप्टर में है, लेकिन फोकस दूरी तब SI मात्रक डायोप्टर है तो मीटर में होगी, -1/-10 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 100 cm, तो 1 मीटर को 100 cm लिखा जा सकता है, बाई 10, -10 है, और 0 से 0 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, -10 cm इसका उत्तर होगा, -1/10 मीटर, दैट इज -10 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। और यह अर्थात विकल्प बी सही उत्तर है, B=-10 सेंटीमीटर है दिया हुआ, तो यह सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितना होगा, -10 सेंटीमीटर होगी। विकल्प बी सही है। अब प्रश्न संख्या 10, आदर्श एमीटर आइडियल एमीटर का प्रतिरोध होता है। विकल्प ए 0, विकल्प बी बहुत कम, सी बहुत अधिक, डी अनंत। इसका सही उत्तर होगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। बिहार 12th बोर्ड फिजिक्स का 2020 परीक्षा का पेपर में भी एमीटर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो उसका उत्तर होगा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, मैंने बतलाया था। लेकिन इस प्रश्न में आदर्श एमीटर है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध इतना कम होता है, लगभग नगण्य, तो उसे 0 माना जा सकता है, क्योंकि आदर्श एमीटर है। तो यहाँ सही उत्तर 0 होगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। और यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य समायोजन या अनंत समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक या खगोलीय दूरबीन या उसे ज्योतिषीय दूरबीन भी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता होती है। विकल्प ए -FO/FE, बी -FO/FE, सी -FE/FO, डी -FO+FE। तो सही उत्तर ए होगा, FO/-FE। सामान्य समायोजन या अनंत समायोजन में खगोलीय दूरबीन या ज्योतिषीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है M = FO/-FE। तो ऑप्शन ए सही है, विकल्प ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। विकल्प ए सतत, विकल्प बी रैखिक स्पेक्ट्रम, विकल्प सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, विकल्प डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है, विकल्प ए सही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सभी तरंग लंबाइयों, मतलब दृश्य प्रकाश के सभी तरंग लंबाइयों, बैगनी से लेकर के लाल रंग के सभी 7 रंग के प्रकाश उपस्थित होते हैं। इसलिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगातार होगा, सतत होगा, क्योंकि सभी तरंग लंबाइयाँ उसमें, प्रकाश की सभी तरंग लंबाइयाँ उसमें उपस्थित है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन सूर्य का अपना स्पेक्ट्रम, सौर स्पेक्ट्रम जिसे कहा जाता है, वह अंधरेखीय स्पेक्ट्रम का उदाहरण होगा। तो अगर सौर स्पेक्ट्रम रहता है इस प्रश्न में, तो उसका उत्तर अंधरेखीय स्पेक्ट्रम होता, जो विकल्प सी सही होता। मैंने रे ऑप्टिक्स का हिंदी माध्यम में, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाशी एवं प्रकाशीय यंत्र का चैप्टर 9, क्लास 12 चैप्टर 9 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के वीडियो के पार्ट 2 में, चैप्टर 9 का वीडियो किरण प्रकाशी एवं प्रकाशीय यंत्र के चैप्टर का वीडियो नंबर पार्ट 2, क्योंकि उसमें 2 वीडियो मैंने बनाया है, सभी प्रश्न एक वीडियो में नहीं हो पाए थे। तो वीडियो पार्ट 2 में भी प्रश्न संख्या 6 में इस प्रश्न को डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पर सौर स्पेक्ट्रम का मैंने उत्तर बताया था अंधरेखीय स्पेक्ट्रम। लेकिन प्रश्न में है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा, माने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है
तो उसका सही आंसर होगा सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर प्रश्न में सौर स्पेक्ट्रम अगर आता है, पूछा जा सकता है सौर स्पेक्ट्रम किसी भी बोर्ड की परीक्षा में, तो उसका उत्तर होगा अंधरेखीय स्पेक्ट्रम। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार चूंकि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो इसमें सही उत्तर सतत स्पेक्ट्रम होगा। और उस वीडियो में भी सूर्य के प्रकाश का जिक्र है शुरू में, तो उसका भी उत्तर सतत स्पेक्ट्रम ही होगा, विकल्प ए सही होगा। जबकि मैंने सौर स्पेक्ट्रम का उत्तर दिया, सौर स्पेक्ट्रम समझ करके उसको उत्तर दिया विकल्प सी अंधरेखीय स्पेक्ट्रम। तो इस प्रश्न को अगर जिस ढंग से पूछा जाता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम तो सतत स्पेक्ट्रम है, और सौर स्पेक्ट्रम पूछा जाता है तो अंधरेखीय स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। दोनों उत्तर सही है लेकिन प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उपस्थित कैपिटल एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास या धारा लूप द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक्सपीरियंस्ड बल आघूर्ण टॉ का मान होता है ए, ऑप्शन ए विकल्प ए टॉ वेक्टर इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, विकल्प बी टॉ वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर, ऑप्शन सी टॉ वेक्टर इजकल टू एम वेक्टर बटा बी वेक्टर, एवं ऑप्शन डी टॉर्क इजकल टू टॉ वेक्टर इजकल टू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें विकल्प ए सही होगा, टॉर्क इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस टॉ इजकल टू टॉ वेक्टर इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज एम बी साइन थीटा भी इसे लिखा जा सकता है। यह चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर तथा जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो उपस्थित है चुंबकीय क्षेत्र बी में, तो चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणन बल आघूर्ण होगा उस धारा लूप के द्वारा अनुभव किया जाने वाला। तो विकल्प ए सही है, टॉर्क इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। विकल्प बी में टॉ इजकल टू बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर है, वह नहीं हो सकता, इसलिए कि बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अपोजिट साइन वाला हो जाएगा। इसलिए बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर इजकल टू माइनस एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो विकल्प ए सही है, टॉ इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसे सदिश गुण का सूत्र से लिखा जा सकता है मॉड ऑफ एम मॉड ऑफ बी साइन थीटा दैट इज एम बी साइन थीटा। अब क्वेश्चन नंबर, तो सही विकल्प इसमें ए है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा ए क्यू इंटू इप्सिलम जीरो, बी क्यू बटा इप्सिलम जीरो, सी इप्सिलम जीरो बटा क्यू, डी क्यू स्क्वायर बटा इप्सिलम जीरो। सही उत्तर बी होगा, क्यू बटा इप्सिलम जीरो। यह गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ 1/ε0 गुने क्यू, यहाँ गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला, निर्गत होने वाला या गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 गुने क्यू, दैट इज क्यू बटा ε0। ऑप्शन नंबर बी सही है, और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो विकल्प बी सही है, क्यू बाई इप्सिलम जीरो। अब प्रश्न संख्या 15 जो कि लॉजिक गेट्स से आधारित है, क्वेश्चन नंबर 15, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। ऑप्शन ए विकल्प ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी है, ए और बी प्लस नहीं पढ़ा जाएगा, ए प्लस का संकेत होता है लेकिन और गेट के लिए और संक्रिया के लिए और ऑपरेशन के लिए प्लस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी मतलब पढ़ा जाएगा इसे ए और बी, वाई इक्वल टू ए इंटू बी, ए डॉट बी, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा ए एंड बी। और बुलियन संक्रिया में एंड संक्रिया को डॉट संकेत से सूचित, इंटू संकेत से सूचित किया जाता है। तो ए इंटू बी ना पढ़ के ए एंड बी पढ़ा जाएगा। सी वाई इक्वल टू ए और बी, ए प्लस बी बार, दैट इज ए और बी बार, एंड डी ऑप्शन डी लास्ट जो विकल्प है वाई इक्वल टू ए इंटू बी बार, दैट इज ए एंड बी बार। विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि एंड गेट होता है, नैंड गेट होता है एंड प्लस नॉट, एंड तथा नॉट, एंड गेट तथा नॉट गेट से को मिला करके नैंड गेट बनता है। तो जो एंड गेट का चूँकि बुलियन व्यंजक होता है, किसी परीक्षा में एंड गेट का बुलियन व्यंजक भी आ सकता है, तो वह होगा वाई इक्वल टू ए इंटू बी और वाई इक्वल टू ए एंड बी, लेकिन उसे पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर होगा नैंड गेट है तो वाई इक्वल टू ए इंटू बी के ऊपर बार है, बार उत्क्रमण को बताता है, रिवर्स को बताता है। उत्क्रमण जैसे नॉट है तो उत्क्रमण एक, नॉट क्या है, उत्क्रमण एक लॉजिक गेट है जो उल्टा करता है सिग्नल को, 0 को 1 कर देगा, लो सिग्नल को हाई, हाई को लो। तो नॉट चूँकि एक उत्क्रमण या एक उत्क्रम लॉजिक गेट है, इसलिए एंड प्लस नॉट दैट इज ए इंटू बी ऊपर बार हो जाएगा।
दैट इज ए एंड बी बार, वाई इजकल टू ए एंड बी, ए इंटू बी बार, दैट इज पढ़ा जाएगा ए एंड बी बार। क्वेश्चन नंबर 16, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, सी प्रेरित चुंबकत्व पर तथा डी प्रेरित विद्युत पर। डायनमो का कार्य सिद्धांत, डायनमो या जनरेटर का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, तो विकल्प बी सही है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन पर। तो बी विकल्प सही है, डायनमो या जनरेटर कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज वी के बीच कलांतर, वोल्टेज वी के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, वाटलेस कंपोनेंट, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली शक्ति औसत शक्ति शून्य होती है। उस धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। तो यहाँ वाटहीन घटक होगा धारा का। और विकल्प ए है आई कॉस फाई, बी है आई टेन फाई, बी सी है आई साइन फाई, डी आई कॉस स्क्वायर फाई। सही उत्तर होगा सी, आई साइन फाई प्रत्यावर्ती धारा का वाटहीन घटक होगा। वाटहीन घटक जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति शून्य होती है, वह घटक होगा आई साइन फाई। जबकि आई कॉस फाई वाटफुल कंपोनेंट होगा, वाटहीन घटक का धारा का वाटफुल घटक होगा, वाटफुल जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होगी। तो सही उत्तर है इसमें वाटहीन घटक होगा, वाटलेस कंपोनेंट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई साइन फाई, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच, एच क्षैतिज के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो क्षैतिज दिशा में है घटक उसके लिए है, में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो ऑप्शन विकल्प ए n समानुपाती होगा, n वेरीज एज बी एच, बी n स्क्वायर वेरीज एज बी एच, सी n वेरीज एज बी एच स्क्वायर एंड n स्क्वायर वेरीज एज 1/bh। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH जो क्षैतिज घटक है उसमें यदि किसी चुंबकीय सुई को दोलन कराया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2π√I/mb। तो आवृत्ति हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा n = 1/t, तो 1/2π√mb/I। उसे वर्क कर देंगे तो n² = कैपिटल M स्क्वायर BH² / 4π² I हो जाएगा, अर्थात n² समानुपाती हो जाएगा BH के, n² समानुपाती हो जाएगा BH के। तो सही विकल्प यहाँ होगा n² समानुपाती होगा BH के, विकल्प बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। बिंदु स्रोत अगर है, प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, बिंदु मात्र है, तो उससे परिमित दूरी पर मतलब निश्चित दूरी पर, कम दूरी पर तरंगाग्र होता है। ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी समतल, डी वृत्ताकार। सही उत्तर होगा गोलाकार, स्फेरिकल। किसी बिंदुवत स्रोत से, बिंदु स्रोत से, प्रकाश स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक तार से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। विकल्प ए 0.625 × 10⁻13, बी 6.25 × 10⁻18, सी 1.6 × 10⁻⁻19, सी 1.6 × 10⁻19। सही विकल्प बी होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 1 एम्पियर अगर किसी चालक तार से होकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो, चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसके लिए सूत्र है, इस फार्मूला, ये इस रिजल्ट को पाने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली, वह n = I/e, और I का मान 1 एम्पियर है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e = 1.6 × 10⁻⁻19। -19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, और 1.6 है, एक प्लेस पर डिस्मल, एक अंक पर डिस्मल है यहाँ डिनोमिनेटर में, हर में, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 10 × 10 और 10⁻19 +19 ऊपर चला जाएगा। उसका उसमें से 10 उसमें से एक पावर मतलब 10⁻1 दैट इज 10 अगर अलग कर दिया जाए तो 10, ये 100 हो जाएगा। 1/1.6 10/16, और 10 उससे 10⁻+19 से 10 अलग करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 100/16 × 10⁻18 रह जाएगा।
चूँकि 1/10 मतलब 1/10 का एक हाथ उसमें से अलग करके 10 में मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 100/16 × 10⁻18, और 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। तो रिजल्ट होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 एम्पियर धारा अगर चालक तार से प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 सेकंड में या प्रति सेकंड तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18। तो विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS एवं शिखर मान I0 का अनुपात होता है। दोनों में संबंध क्या है? विकल्प ए है √2, विकल्प बी 1/√2, विकल्प सी 1/2, डी 2√2। तो फॉर्मूला सूत्र होता है IRMS = होता है IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसका संकेत IRMS है, और शिखर धारा प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान के भी संबंध है IRMS = I0/√2। और यहाँ पर पूछ रहा है इस प्रश्न में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS एवं शिखर मान का अनुपात। तो IRMS = I0/√2। अब वर्ग माध्य मूल मान IRMS और शिखर मान का अनुपात है, तो IRMS बटा I0 कर देंगे। यहाँ इसको RHS में अंश से ले आकर न्यूमरेटर से ला करके हर में डिवाइड कर देंगे, तो IRMS बटा I0 क्या हो जाएगा? 1/√2। तो सही उत्तर होगा 1/√2। बी विकल्प सही है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS एवं शिखर मान I0 का अनुपात दैट इज IRMS बटा I0 = 1/√2, जैसा कि फॉर्मूला से सूत्र से मैंने दर्शाया। क्वेश्चन नंबर 22, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति है ए स्थिर, बी शून्य, सी अनंत, डी चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। सही उत्तर होगा स्थिर या कांस्टेंट नियत। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, ससेप्टिबिलिटी है, स्थिर। विकल्प ए सही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, नियत होती है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। विकल्प ए R + ω/L, विकल्प बी R/√R² + ω²L², सी R√R² + ω²L², डी ω/L/R। इसमें सही विकल्प होगा बी cos φ। पर शक्ति गुणांक को cos φ से डिनोट किया जाता है। cos φ किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक cos φ, तो cos φ = R/√R² + ω²L²। चूँकि LR परिपथ में tan φ मतलब जहाँ φ क्या है? वोल्टेज भी तथा धारा के बीच कला कोण है, तो tan φ का एक्सप्रेशन होता है ω/L/R, इसलिए cos φ हो जाएगा R/√R² + ω²। सो विकल्प भी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन 24, निम्न में से किसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है? ए है कांच, बी पानी, सी सीसा, डी हीरा। तो हीरा, चारों में से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि 2.42 के लगभग होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 के लगभग होता है। तो चारों चीज़ों में कांच, पानी, सीसा और हीरा में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होगा, इसे विकल्प डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में, हवा में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी ए, विकल्प ए 2.25 जूल, बी 2.35 जूल, सी -2.25 जूल, डी -2.35 जूल। इसमें विकल्प सी सही होगा, लेकिन इसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं सूत्र से, और सूत्र होता है दो आवेशों के निकाय की, जब Q1 Q2 दो आवेश r दूरी पर रखे जाएं तो निर्वात में, हवा या निर्वात में, तो उनकी स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है U = U12 = 1/4πε0 Q1 Q2/r, और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। तो रिजल्ट हो जाएगा U = दो स्थिर आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युतीय ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा या स्थिर विद्युतीय ऊर्जा U12 = 1/4πε0, जिसको 9 × 10⁹ लिखा जा सकता है, इंटू Q1 का मतलब है 10 माइक्रोकूलम, प्लस Q1 Q2/r, तो Q1 है 10 माइक्रोकूलम +10 × 10⁻6 हो गया, और Q2 हो गया -10 माइक्रोकूलम, तो -10 × 10⁻6, और दूरी है 40 सेंटीमीटर दोनों के बीच में। ये 40 सेंटीमीटर मतलब 100 से 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 40/100 मीटर, 40/100 मीटर दैट इज 0.4 मीटर, नहीं तो 40 × 10⁻2 मीटर लिखा जा सकता है, 40 × 10⁻2। अब यहाँ -2 से -6 का पावर कैंसिल हो गया, -4 बचेगा, तो -6 -4 -10, और यहाँ 10⁻9 है,
तो +9 10 टू पावर +9 ना 10 टू पावर -10 दैट इज पावर ऐड होकर के 10 टू पावर -1 बचेगा। और यहाँ पर एक जीरो 40 का एक जीरो से 10 का एक जीरो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, तो नीचे में अब 4 बचा। और यहाँ पर फिर 10/4 है तो ये हो जाएगा 5/2 5/2। तो हमें अब बचा क्या रिजल्ट बचा 9 × 5 45/2 इंटू 10 टू पावर -10 और 10 टू पावर 9 दैट इज 10 टू पावर -1। तो दैट इज अब 10 टू पावर -1 को 45 इंटू 10 टू पावर -1 को लिखा जा सकता है कितना 4.5/2 दैट इज अब 4.2 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो, और यहाँ पर माइनस साइन है क्योंकि एक आवेश निगेटिव है। तो स्थिर ऊर्जा में मॉड आवेश का नहीं लिया जाता है, बल्कि आवेश का जो भी मान है ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक लिया जाएगा, धनात्मक है तो धनात्मक लिया जाएगा। मॉड आवेश का नहीं लिया जाता, आवेश का मापांक नहीं लिया जाता, इससे निगेटिव में आएगा -4.5/2 दैट इज। अब 4.5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -2.2 दो बार जाएगा 2.25 जूल। तो विकल्प जैसा कि मैंने कहा -2.25 जूल, तो विकल्प यहाँ सी सही विकल्प है इस प्रॉब्लम का, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का। अब क्वेश्चन नंबर 26, यह भी एक प्रॉब्लम ही है। 60 वाट एवं 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। विकल्प ए 100 वाट, विकल्प बी 2400 वाट, 2400 वाट, सी 30 वाट, डी 24 वाट। इसमें सही उत्तर होगा 24 वाट, लेकिन इसके लिए भी सूत्र है। श्रेणी क्रम में अगर दो बल्ब जोड़े जाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है PS = P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 + P2। दो बल्ब जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में तो उनके लिए सूत्र है, उनके सम्मिलित शक्ति के लिए सूत्र है कंबाइंड पावर के लिए PS = P1 P2 / P1 + P2 या 1/PS = 1/P1 + 1/P2। तो इससे लिखा जा सकता है PS = P1 × P2 / P1 + P2। P1 कितना है 60 है, P2 कितना है 40 है, अपॉन 60 + 40 60 + 40 दैट इज 60 × 40 दैट इज 2400 2400 बटा 60 + 40 100 हो गया। ये दो जीरो कैंसिल हो गया, हर तथांश में दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 100 का 2 जीरो 2400 के 2 जीरो से कैंसिल हो गया, उत्तर आया 24 वाट। तो इसलिए सही उत्तर होगा 24 वाट, विकल्प डी सही है। 60 वाट एवं 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी 24 वाट। अब क्वेश्चन नंबर 27, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। विकल्प ए 2 × 10⁴ फैराड, बी 2 × 10⁻⁻4 फैराड, सी 2 × 10⁻2 फैराड एंड डी 2 × 10⁻2 फैराड। इसे भी प्राप्त किया जा सकता है। आंसर विकल्प होगा 2 × 10⁻4 फैराड, लेकिन इसके लिए भी एक सूत्र है। ये सूत्र है आवेशित संचयक की स्थिर ऊर्जा के लिए, संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है U = ½ CV²। तो हमें C निकालना है, कितना फैराड होगा धारिता, चालक की धारिता कितनी होगी वो मालूम करना है। तो U = ½ CV², इसलिए C = 2U/V², इसलिए C = हो जाएगा 2U/V²। और V का मान कितना है 100 वोल्ट है, U का मान कितना है 1 जूल है, तो U का मान 1 जूल है, V 100 वोल्ट है। तो ये हो जाएगा C = 2, U के जगह 1 हो गया, बटा V 100² हो गया, दैट इज 100² इज 10⁴, डिनोमिनेटर में नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो -4 दैट इज 2 × 10⁻⁴। और चूँकि चालक की धारिता का मात्रक फैराड होता है तो इसलिए 2 × 10⁻⁴ फैराड आंसर। इसलिए विकल्प बी सही है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी 2 × 10⁻⁴ फैराड। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इस ढंग का प्रॉब्लम, डाटा हो सकता है चेंज हो, लेकिन इस ढंग का प्रॉब्लम पूछा जाता है सभी बोर्ड की परीक्षाओं में, सभी स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में। अब क्वेश्चन नंबर 28, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक MA, अंग्रेजी में इसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। तो अधिमिश्रित सूचकांक जिसे स्मॉल m संकेत से सूचित किया जाता है, स्मॉल m सफिक्स में a, स्मॉल a।
होता है। मैं प्रश्न को फिर से पढ़ता हूँ। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक MA होता है। विकल्प ए हमेशा शून्य, विकल्प बी 0 से 1 के बीच, विकल्प सी 1 एवं अनंत के बीच तथा डी 0.5 से ज़्यादा नहीं। सही उत्तर होगा 0 से 1 के बीच। आयाम मॉड्यूलेशन में अधिमिश्रित सूचकांक MA मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 0 से 1 के बीच होता है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर अधिमिश्रित सूचकांक MA का मान 0.5 है तो इसका मतलब है कि 50% मॉड्यूलेशन है। आयाम मॉड्यूलन 50% है। 1 हो गया तो 100% हो गया, 0.7 है तो 70% हो गया, 0.3 है MA का मान, इसका मतलब आयाम मॉड्यूलन 30% हुआ। तो विकल्प बी सही है। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है संचार व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है विकल्प ए V/R, विकल्प बी V²/R, सी V²/R, डी V²RT। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P = V/I, वोल्टेज इंटू करंट। अगर वोल्टेज के रूप में लिखा जाए तो फिर P = V/I की जगह V/R, तो V²/R हो जाएगा। अगर धारा के रूप में व्यक्त करना हो शक्ति को तो P = V = IR कर देंगे, तो IR × R, I²R। तो लेकिन यहाँ पर विकल्प विभवांतर के टर्म में है शक्ति को व्यक्त किया हुआ, इसलिए P = विद्युत परिपथ की शक्ति होगी V²/R। विकल्प सी सही है, P = V²/R। लेकिन अगर धारा के रूप में होता यही प्रश्न तो P = I²R विद्युत परिपथ की शक्ति होती। क्वेश्चन 30। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा A आधा, B चौगुना, B दुगुना, C चौगुना एवं C D स्थिर रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 सेकंड में मतलब प्रति इकाई समय में या 1 सेकंड में इकाई समय में स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा या चालक में उत्पन्न ऊष्मा 1 सेकंड में नियत विभवांतर पर वह होती है H = V²/R। क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होता है H = अगर धारा के टर्म रूप में व्यक्त किया जाए तो I²RT/J। SI पत्ती में J का मान ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्यांक का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ विभवांतर नियत है तो I को भी के अगर T 1 सेकंड ले लिया जाए और विभवांतर नियत है तो यहाँ पर I को विभवांतर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। I = V/R, तो V²/R² × R, T = 1 हो गया, R से एक पावर कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, अंश सतहार में, तो V²/R। तो 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किसी चालक में कितना होगा या किसी प्रतिरोधक में V²/R। अर्थात अगर चूँकि विभवांतर भी नियत है इसलिए ये समानुपाती हो जाएगा, किसके 1/R के। अर्थात किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण इकाई समय में किसी चालक या प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस चालक के उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। H/R, चूँकि R नीचे में है, विभवांतर भी नियत है, तो H समानुपाती 1/R लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि H1/H2 = R2/R1 और H2/H1 और H2/H1 = R1/R2। चूँकि उत्पन्न ऊष्मा चालक में या प्रतिरोधक में प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है तो H2 ऊपर में है बाद की स्थिति में चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, और पहली स्थिति में जब प्रतिरोध R1 है तो उस समय उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण H1 है, H1 नीचे में है तो R1 ऊपर में है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। अब यहाँ पर प्रश्न में है कि प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। शुरू का प्रतिरोध R1 है, अब नया प्रतिरोध R2, अगर प्रतिरोध को R2 = आधा, R1 का आधा कर दिया जाए प्रारंभिक मान का, तो H2/H1 = R1 और R2 हो गया कितना R1/2। प्रतिरोध को पूर्व मान का आधा कर दिया जाए, R1 से R1 कैंसिल हो गया और 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2/1, इसलिए H2/H1 = 2/1। देयरफॉर H2 जो कि प्रतिरोध आधा करने पर चालक में प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण है, तो H2 = 2H1 हो जाएगा। H2/H1 2/1, इसलिए H2 = 2H1, मतलब चालक का प्रतिरोध आधा करने पर या प्रतिरोधक का के प्रतिरोध का मान को आधा कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या हो जाएगा, वह दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। H2 = 2H1। तो सही विकल्प होगा दुगना, विकल्प बी सही है क्योंकि विकल्प बी में दुगना है, डबल। तो स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोधक आधा कर दिया जाए,
प्रतिरोध का मान, प्रतिरोधक विद्युत परिपथ के प्रतिरोधक का मान आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा 2 गुना। बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 31, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आवेश के पृष्ठ घनत्व जिसे सिग्मा संकेत से सूचित किया जाता है, सिग्मा संकेत से सूचित किया जाता है इसे। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मात्रक होता है ए कूलम पर मीटर स्क्वायर Cm-2, बी कूलम का संकेत सी, मीटर स्क्वायर का मीटर का संकेत एम, मीटर बटा मीटर स्क्वायर है, ऊपर में चला गया अंश में चला आया मीटर स्क्वायर तो मीटर-2, बी न्यूटन पर मीटर दैट इज Nm-1, सी कूलम प्रति वोल्ट Cv-1 तथा डी कूलम मीटर Cm हो गया। तो इसमें सही उत्तर होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 32, एन अपवर्तनांक एवं ए प्रिज्म कोण तथा या अपवर्तक कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा इक्वल टू 1 - n × ए, बी डेल्टा इक्वल टू n - 1 × ए, सी n + 1 × ए, डी 1 + n × ए स्क्वायर। तो एन अपवर्तनांक एवं ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा इक्वल टू n - 1 × ए। विकल्प बी सही है। यह भी एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन 33, प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, ए इसकी आवृत्ति, बी इसका वेग, सी इसकी कला, डी इसका आयाम। और क्वेश्चन 33 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, विकल्प ए सही है। अगर आवृत्ति की जगह तरंग लंबाई भी होता तो वह भी सही उत्तर होता है। क्वेश्चन 34, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। निरक्षीय स्थिति होता है, विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति का अर्थ होता है विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु। विद्युत द्विध्रुव की लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित बिंदु को निरक्षीय रेखा कहा जाता है और उस पर स्थित बिंदु को निरक्षीय स्थिति का बिंदु कहा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित बिंदु निरक्षीय बिंदु होगा निरक्षीय स्थिति में। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, विद्युत विभव का व्यंजक निरक्षीय स्थिति में कहीं भी विद्युत विभव का मान क्या होता है, विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो सही उत्तर होगा डी 0। अब क्वेश्चन नंबर 35, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस का आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, डी जरा दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष ओल्ड साइटेडनेस। सही उत्तर होगा बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए। तो सही विकल्प सी इसमें सही है। अब इस क्वेश्चन के साथ ही जो कि क्वेश्चन नंबर 35 बिहार 12th बोर्ड भौतिकी परीक्षा फिजिक्स एग्जामिनेशन 2019 का के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर सहित डिस्कस किया गया इस वीडियो में और यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अधिक से अधिक संख्या में। थैंक यू वेरी मच।